अब अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिर्फ जिस फंक्शन पे डिपेंड कर रही है वो सिर्फ एक्स है, वो कैन बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ वन गिव्स वाई इज इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे, इस डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के दूसरी साइड पे, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का जब आप साइन लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, डी वाई के साथ जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो वो वाई आ जाएगा, और जब जी ऑफ एक्स के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो वो कोई फंक्शन देगा कोई भी, जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे उसको उसने कैपिटल जी ऑफ एक्स से डिनोट किया और साथ में कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेंट, वेयर जी ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रल है ऑफ जी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी साथ में दी हुई है कि इफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ई पावर टू एक्स देन इट्स सोल्यूशन इज, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, अब क्या किया उसने, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ई पावर टू एक्स में डी वाई यहीं रहने दिया, डी एक्स यहाँ दूसरी साइड पे ले गया, राइट साइड पे इक्वेशन की, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, तो डी वाई और जो इंटीग्रैंड है वो डी और इंटीग्रैंड कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास जब दूसरी साइड से जब इंटीग्रेशन लेंगे तो अब आप देखें कि वन का इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स, और ई पावर टू एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आएगी वन ओवर टू ई पावर टू एक्स, और साथ में कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। ये जो मेथड है जिसमें हम वाई वाली जो वेरिएबल्स हैं, बेशक डिफरेंशियल के साथ है या वाई कोई भी फंक्शन है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं और एक्स वालों को अलग कर देते हैं, तो ये मेथड जो है ये सेपरेबल वेरिएबल्स का कहलाता है। अब ये डेफिनेशन दी हुई है आपके पास, ये इक्वेशन वन है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स as well as its method of solution is just a special case when the function f is in the normal form dy over dx is equal to f of x y can be factored into a function of x times a function of y। ये भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे जी ऑफ एक्स भी हो साथ में एच ऑफ वाई, यानी कि वाई का भी कोई फंक्शन हो और एक्स का भी कोई फंक्शन हो, जैसे अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स का भी फंक्शन है और अगर वाई का भी फंक्शन है तो इस सेट टू बी सेपरेबल और टू हैव सेपरेबल वेरिएबल्स, यानी कि एक्स का फंक्शन अलहदा हो वाई का फंक्शन अलहदा हो तब भी इनको हम सेपरेबल कर सकते हैं, अलहदा अलहदा कर सकते हैं। वाई डी वाई के साथ एच फंक्शन ऑफ वाई को हम कर लेंगे और एक्स जी ऑफ एक्स के साथ ये डिफरेंशियल इधर ले जाएंगे। इसकी भी आपके पास एग्जांपल दी हुई है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स ई पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स आर सेपरेबल और एंड नॉन सेपरेबल। अब इनमें से कौन सी सेपरेबल है वो देखते हैं। ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स ई पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स के अलहदा फंक्शन में और वाई के अलहदा फंक्शन में। वो किस तरह, एक्स और ई पावर थ्री एक्स को आप अलहदा लिख लें और वाई स्क्वायर और ई पावर फोर वाई को आप अलहदा लिख लें। अब आप देखें ये जी ऑफ एक्स का फंक्शन बन गया है और दूसरा जो है वो एच ऑफ वाई का फंक्शन बन गया है। अगर आप सेकेंड इक्वेशन में जाएं, बट इन द सेकेंड इक्वेशन देर इज नो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वाई प्लस साइन एक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन को एक्स एक्स टाइम्स फंक्शन ऑफ वाई हम नहीं लिख सकते इस इक्वेशन में, और हम इनको सेपरेबल ये नहीं कर सकते कि हम अगर डी एक्स को उधर ले जाएं तो हम वाई को डी एक्स से अलहदा कर लें या डी वाई को साइन एक्स से अलहदा कर लें, इस तरह नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये सेपरेबल नहीं है जो सेकेंड वाली है, और जो फर्स्ट वाली है वो सेपरेबल है। तो अब आप देखें कि जब हम इसको ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसका अगर हम सोल्यूशन निकालें तो हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स को लिखेंगे एक्स ई पावर थ्री एक्स वाई स्क्वायर ई पावर फोर वाई, एक्स को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स ई पावर थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वाई स्क्वायर ई पावर फोर वाई, और फिर जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो आप बड़े आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ सकता है अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आती है तो। लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें, इनको हम सेपरेबल कर ही नहीं सकते, तो हम इंटीग्रेशन भी दोनों तरफ नहीं ले सकते, तो फिर इस वजह से ये नॉन सेपरेबल इक्वेशंस हैं और इनको हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में
ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम अगर उसको उनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, एक्स को डेरिवेटिव वाला है जो है उसको एक्स फंक्शन के साथ कर दें और वाई को डेरिवेटिव्स के वाई के साथ कर दें और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेके हम फिर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ है क्लास? हेलो? नो मैम, कुछ क्लियर नहीं है। यस मैम, क्लियर है यहाँ से। एग्जाम्पल क्या मैम क्या नहीं समझ मैथ आ रहा, ऐसे बोले? बोलने से कैसे समझ आ जाती है? मैं तो तब से सुन रहा हूँ, कोई कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन अब आप देखिए आपके सामने स्क्रीन भी है और मैं बोल भी रही हूँ, तो आप कोशिश करें समझने की। मैम अब क्लियर ये मेरे तभी पास होगा बोर्ड जब तो है, हम अपने सामने बुक ओपन कर रहे हैं और पेन हाथ में और सामने रजिस्टर और फ्री है। लेकिन अब मैम आप ये खुद कर, हाँ ये आप खुद कर सकते हैं, मैं अब आपको कैसे करके दूँ? मेरे पास ना बोर्ड है ना कुछ, मैं कैसे आपको लिख के समझाऊँ? मैं कह रही हूँ ना, आप कंटिन्यू करें, चले कोशिश करते हैं समझने की। मैं आपको दोबारा ये बता देती हूँ ताकि जिनको नहीं कुछ क्लियर हो रहा कुछ उनको समझ आ जाए। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ जो मैंने अभी बोला है, ठीक है? ओके, तो थैंक यू मैम। ओके, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब हम इसके मेथड्स पढ़ें कि किस तरह हम मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आसान सा इसका सबसे आसान मेथड है सेपरेबल वेरिएबल्स के ज़रिए। तो ये आपके पास सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में 2.2 उसका जो है वो 2.2 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर हेडिंग है सेपरेबल वेरिएबल्स। इस सेपरेबल वेरिएबल्स के लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए और इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छे तरीके से आना चाहिए, फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है? ये आपने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए इसको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये अगर अगर आपको नहीं भी हो रहा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, तो आपने पहले ये कोर्स पढ़ा होगा कैलकुलस का, तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा, वहीं से देख लें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होती है, ठीक है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास ये है अब आपके पास ये है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म में, डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है? जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट हो वो इस फॉर्म में होगी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अगर हमारे पास एफ जो है फंक्शन वो वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वो कोई फंक्शन होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में। वाई नहीं है इसमें से, हम इसको नया फंक्शन बना लिया जी ऑफ एक्स। अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको बड़े आसानी से इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जी एक्स है। इस डी एक्स को जो हमारे पास नीचे है इसको हम इधर ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है? और फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रैंड अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो डी वाई और इंटीग्रैंड जो होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास वाई बच जाएगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव है वो जिसे वो कैंसिल करते हैं इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स के जब हम इंटीग्रेशन लेंगे किसी भी फंक्शन की, जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो एक नया फंक्शन बनेगा, वो होगा एक्स का ही फंक्शन, ठीक है? तो साथ में कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन जब आप लेते हैं तो साथ में कांस्टेंट आता है, वो प्लस सी साथ में ये लिखा हुआ है, ठीक है? इस तरह उस नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर 2x है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय सेपरेबल वेरिएबल्स के जरिए। तो ये है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर 2x। इसमें क्या किया है, डी एक्स को आप दूसरी साइड पे ले गए हैं, ठीक है? तो 1 प्लस ई पावर 2x क्या हो जाएगा? डी एक्स, और इधर क्या रह जाएगा? डी वाई। अब दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई पावर 2x डी एक्स। और जब आप 1 की और ई पावर 2x की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर 2x। और ई पावर 2x की जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो नीचे पावर में पावर जो है वो नीचे आ जाती है, वो तो 1/2 आ जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन इसकी, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई पावर 2x का।
ठीक है। अब वो ये कह रहा है अगली डेफिनेशन में वो ये बता रहा है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो, फर्ज करें कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में dy ओवर dx इज इक्वल टू gx e h y, यानी कि x का फंक्शन भी हो और y का फंक्शन भी हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसने वो तरीका बताया, नीचे एग्जांपल्स दो दी हुई हैं, दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसमें आप ये देखें कि एक ये है dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स ई पावर 3x प्लस 4y, और दूसरी दी हुई है dy ओवर dx इज इक्वल टू y प्लस साइन एक्स। इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट है वो सेपरेबल है, यानी कि आप उसके वेरिएबल्स सेपरेट कर सकते हैं, x को अलहदा कर सकते हैं, y को अलहदा कर सकते हैं, तो इस वजह से ये सेपरेबल है। लेकिन इसको अगर आप करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि जब आप dx इस तरफ अप्लाई करेंगे y प्लस साइन एक्स के साथ dx, तो y के साथ भी dx आ जाएगा और साइन x के साथ भी dx आ जाएगा। अब y को आप dx से अलहदा नहीं कर सकते, तो ये सेपरेबल नहीं हो रही, इस वजह से ये नॉन सेपरेबल है। लेकिन ये वाली जो है वो सेपरेबल इस तरह हुई है कि x को e पावर 3x के साथ लिखा है और y स्क्वायर को e पावर 4y के साथ लिखा है। तो ये जो हमारे पास है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, dy ओवर dx और साथ में ये वाला जो g ऑफ x है h ऑफ y है, इसको आप साथ में लिखेंगे तो आपके पास y के साथ dy को साथ y के फंक्शन ले जाएंगे और x के साथ dx के फंक्शन ले जाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। यहाँ तक अब क्लियर हुआ है? यस मैम। हाँ जी, ये कौन बिलाल था शायद जो कह रहा था कि नहीं समझ आ रहा, अब आपको समझ आ गई है बिलाल? जी मैम, अब आ गई है समझ। चलें, अगर अभी भी बात क्लियर नहीं हुई तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ दोबारा रिपीट नो कर देती हूँ अगर कहते हैं। नो मैम, आ गई है समझ अब। चलें ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए वो यहाँ पे बता भी रहा है, सेकंड इक्वेशन आप देखें, dy ओवर dx इज इक्वल टू gx एच वाई, एज क्या किया उसने कि ये जो h ऑफ y था इस तरफ ले गया और g ऑफ x यहीं पे रहने दिया है, और फिर क्या है dx इस तरफ ले गया, ठीक है। तो फिर सारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर सोल्यूशन आएगा वो आपके पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। असल में यहाँ पे वो एच वाई जो है, अब आप देखें यहाँ पे एच वाई की जगह पी वाई लिखा हुआ है, क्यों कि जब एच वाई इधर जाएगा तो वो हमारे पास 1/h y की फॉर्म में होगा। उसने एक नया फंक्शन बना लिया पी ऑफ वाई, ठीक है, वेयर वो फॉर कन्वीनियंस वी हैव डिनोटेड 1/h y बाय पी वाई, 1/h y को उसने पी वाई से नोटेशन दे दिया, कोई फर्क नहीं, आप बेशक इधर पी वाई की जगह 1/h y लिखें, कोई फर्क, कोई मसला नहीं है। फ्रॉम दिस लास्ट फॉर्म वी कैन सी इमीडिएटली दैट 2 reduces to 1 when h y is equal to 1। अगर एच वाई हमारे पास 1 हो तो ये तो dy ओवर dx इज इक्वल टू gx, वही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ही रहेगी, ठीक है। नाउ इफ y इज इक्वल टू 5 ऑफ x रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ 2, अगर हमारे पास फर्ज करें कि y जो है वो 5 ऑफ x है जो सॉल्यूशन है 2 का, फर्ज करें अगर आप इसको कह देते हैं कि y इज इक्वल टू 5 ऑफ x जो है वो 2 का सॉल्यूशन है, वी मस्ट हैव p 5 ऑफ x 5 डैश ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, एंड देयरफॉर y किसका फंक्शन है 5x का, वो कह रहा है कि ये y जो 5x है ये इसका 2 का सॉल्यूशन है, तो जहां पे भी y है वहां पे आप क्या लिख देंगे 5x, तो यहाँ पे dy ओवर dx क्या आ जाएगा 5 डैश x और साथ में gx। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो यह जी हमारे पास आ जाएगा टी वाई डी वाई, तो 5x की जगह y लिख दी है और 5 डैश x की जगह dy लिख दी है। वही जो मैं आपको बता रही थी कि आपने क्या करना है कि y के साथ dy और x के साथ x वाले फंक्शन के साथ dx रखना है, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, सॉल्यूशंस लेंगे, तो ये आपके पास सॉल्यूशन। ये बस इसने थोड़ा सा जनरल करके बताया हुआ है, तो आप जी मैम वो समझ नहीं आई क्वेश्चन नंबर 2, जो आप क्वेश्चन नंबर 2 की इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रही। हाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू gx एच वाई है, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है वो x का फंक्शन भी है और y का फंक्शन भी है, ठीक है, और सेपरेबल है। सेपरेबल से मुराद है कि आप x के फंक्शन को अलहदा लिख सकते हैं, y के फंक्शन को अलहदा लिख सकते हैं, ठीक है।
तब आप इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे, जनरली आपको वो बता रहा है कि एच वाई को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो क्या बनेगा 1/hy। अब उसने 1/hy की बजाय उसने क्या लिख दिया p of y, यहाँ पे वो लिख रहा है, आप थोड़ा सा रीड भी करें तो आपको ये समझ आएगी कि उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि 1/hy को मैं डिनोट कर रहा हूँ p of y से, तो ये वहीं पे यही लिखा हुआ है p of y, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दूसरी साइड पे इक्वेशन में g of x रह जाएगा। अब वो कहते हैं कि अगर अब क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन निकलेगा वो y की फॉर्म में निकलेगा, तो कहते हैं कि y इज इक्वल टू 5x जो है वो 2 का सोल्यूशन है। फर्ज करें, तो फर्ज कह रहा है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 5x जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, तब क्या होगा, y की जगह वो 5x रख रहा है, और जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dy ओवर dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5-x, वहाँ पे वो dy ओवर dx की जगह क्या लिख रहा है 5-x, तो ये g of x वैसे, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब आप फिर वही दोबारा वही काम कर रहा है कि जो है ना y की जगह 5x की जगह y लिख रहा है, और 5-x हमारे पास dx क्या है dy लिख रहा है, और g of x dx वैसे लिख दिया। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे कोई h का फंक्शन आएगा न्यू, और जब इस सेकंड राइट साइड पे जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x का फंक्शन आएगा, कोई नया ही कोई फंक्शन बनेगा, ये स्मॉल g x की बजाय वो कैपिटल g से रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर hy एंड gx आर एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ p of y, यानी कि वो 1/hy और एंड g of x। कैपिटल g of x जो है वो एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल जी एक्स का, और कैपिटल एच वाई जो है वो किसका डेरिवेटिव है पी ओ वाई का, और पी ओ वाई क्या था 1/hy। यहाँ तक बताएं, क्लियर हुआ है? ओके मैम, क्लियर है। हाँ, ये बस थोड़ी सी जनरल फॉर्म है, आप एग्जांपल्स देखेंगे आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एक एग्जांपल तो ऊपर की हुई है, अब आगे भी होंगी। एक्सक्यूज मी मैम, जी बोले। स्क्रीन थोड़ी जूम इन करना है बड़ी कर लूँ थोड़ी? जी। अब ठीक है? जी अब ठीक है या और भी बड़ी करूँ? अब ठीक है? जी मैम, अब ठीक है। ओके, अब आप देखें कि ये एग्जाम्पल 1 आ रही है अगले पेज पे, सॉल्विंग अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आप देखें कि ये सेपरेबल है भी या नहीं। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी है 1 + x इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखें कि इसको आप लिख कैसे सकते हैं 1 + x y, वी कैन राइट, यहाँ पे सॉरी डी वाई है वो मेरे ख्याल में मिस्टेक बाय मिस्टेक वो ऐसे हुआ है। अब सबसे पहले ऐसे करें 1 + x dx है, dy है इज इक्वल टू कर दें y dx। इस माइनस y dx को जब आप इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y dx। ठीक है, फिर आप क्या करें कि y dx ये वाला dy डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा y/dy, और ये वाला dx जब आप लेके जाएंगे उधर तो ये आ जाएगा 1 + x/dx। ठीक है, अब आप देखें कि जो हमारे पास डेरिवेटिव्स है वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में ये ना आए, ये हमारे पास नोमिनेटर में आए। तो आप इस इक्वेशंस को ना उलट कर दें तो क्या आ जाएगा dx/1 + x dy/y। यहाँ पे ये वो फॉर्म लिखी हुई है जो मैं आपको बोल रही हूँ। क्लियर हुई है बात? यस मैम। ओके, एक्सक्यूज मी तो मैम, आप जी मैम हमें एक चेक करने के लिए कि ये हमारी इक्वेशन सेपरेबल है, इस डेरिवेटिव है इसका, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स क्या होंगे जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए? बस आप ये देखें कि आप x के फंक्शन को डी एक्स के साथ लिखें, यानी कि x जितने भी हैं वो डी एक्स के साथ आए और y जितने भी हैं वो डी वाई के साथ आए। अगर आप इस तरह कर सक रहे हैं तो वो सेपरेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। वो 2 एग्जांपल्स पहले बताई हुई हैं जिसमें उसने करके बताया है कि जो फर्स्ट एग्जांपल है वो सेपरेबल है और दूसरी जो एग्जांपल है वो सेपरेबल नहीं है। आप करके देखें कि आप डी वाई को x से अलग नहीं कर सकेंगे और डी एक्स को y से अलग नहीं कर सकेंगे, क्या जितना मर्जी आप मैम उसको वो आपको 2-3 स्टेप्स में ही पता चल जाएगा कि ये आप सेपरेबल नहीं कर पा रहे। अब आप ये जो एग्जांपल है इसको आप आसानी से सेपरेबल कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अब आप ओके, जब आप इंटीग्रेशन लेंगे नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन क्या आएगी log of y। इसी तरह 1 + x का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो dx आता है,
तो उस यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, लॉग। ठीक है, उसके बाद आपने लॉग खत्म करना है। लॉग खत्म करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे, तो फिर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो ये सारा आप सॉल्व करेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा ये कैसे करना है। ठीक है, ये सारी इंटीग्रेशन ही है, बस आपको पहले 2 स्टेप्स देखने हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है, तो आपके पास y आ जाएगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैम ये बताइएगा प्लस माइनस का जो है साइन जो लगाया हाँ हुआ है। जी, ओके ओके। अब आप देखें कि जब भी आप लॉग अप्लाई करते हैं तो मॉड लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव लॉग हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, इसी वजह से उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। जी मैम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये प्लस माइनस इसलिए लगाया है कि मॉड फंक्शन जो है वो हमारा क्या करता है, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होती है तो वो पॉजिटिव देता है, जब x की वैल्यू -1 से लेस होती है तब हमारे पास क्या जवाब आता है, माइनस में जवाब आता है। तो ये वही उसने मॉड की वैल्यू हटा के +-1 लिखे, प्लस माइनस लिखे है, ना भी लिखे, यानी कि यहाँ तक अगर आप आंसर देना चाहते हैं तब भी ठीक है, प्लस माइनस लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। मॉड फंक्शन मैम क्या ये करता मॉड है, माइनस जी जी, मॉड का यही होता है ना कि मॉड ने जो है ना नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना होता है, हाँ जी, तो ये नेगेटिव, ये आंसर कैसे नेगेटिव आगे हम लिख सकते हैं? नेगेटिव नहीं आया, वो ये कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें ये जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, ये किसकी आवाज आ रही है, बंद करें। अरसलान का माइक कौन है? अफनान, बंद करें अपना माइक। अब आप देखिए ये ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1+x जो मॉड है वो 1+x ही रहेगा जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, और 1+x मॉड जो है वो -1+x होगा अगर हमारे पास x की वैल्यू -1 होगी। तो अब आप वैल्यूज पुट करके देखें तो आपको खुद पता चलेगा, -1 से ग्रेटर का मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो जब फर्ज करें अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 2। और यहाँ पे अगर आप फर्ज करें -1 से लेस लें, यानी कि -2 ले लें, x की जगह -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + -2, तो ये आ जाएगा -1 और माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो वो हर सूरत में जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी, चाहे आप नेगेटिव पुट करें चाहे आप पॉजिटिव पुट करें, इस फार्मूले के लिहाज से जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। क्लियर हुई है अब बात? मैम वो तो ठीक है, पॉजिटिव जब आएंगे फिर हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है वहाँ पे? यहाँ पे वो साथ में नेगेटिव की साइन की बात भी बता रहा है, आप ये साथ में ये ब्लू कलर वाला देखें। अगर आपको एब्सोल्यूट फंक्शंस नहीं पता तो इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लें, कैलकुलस की बुक में कहीं भी आपको मिल जाएगा, आपने पढ़े होंगे एब्सोल्यूट फंक्शंस। डेफिनेशंस देखें, आपको समझ आ जाएगी कि एब्सोल्यूट फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं इसकी डेफिनेशन आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिख लें ठीक है। मैम ये कौन सा फंक्शन है एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट फंक्शन है इसका आप देखें, आप कहीं भी आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से। यहाँ पे जो इक्वेशंस यूज हुई हैं उसमें कौन सा है एब्सोल्यूट फंक्शन? ये सबसे पहले इंटीग्रेशन जब ली है, dy ओवर y की इंटीग्रेशन जब ली है, तो वो मैंने आपको बताया कि y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो log ऑफ y आएगा। log के साथ हमेशा एब्सोल्यूट फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज अगर होंगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे y के साथ एब्सोल्यूट वाला साइन लगाया हुआ है, 2 लाइन्स। इसी तरह मतलब ये मॉड को हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं? हाँ जी, सॉरी, आपने मॉड फंक्शन पढ़ा हुआ है, मैं एब्सोल्यूट बोल रही हूँ। मॉड फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन एक ही बात है। ठीक है, जी मैम। ओके। ये आगे जो है ये रीडिंग कर लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। मैं इसको रीड नहीं कर रही, आपके पास बुक है आप इसे कीजिएगा। अच्छा, अब आपके पास सेकंड एग्जांपल है।
सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा मैं आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये बता दूं कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, साथ में अगर हमें ये गिवन हो कि y की वैल्यू गिवन हो, जैसे यहाँ पे दी हुई है -3, और ये जो 4 दिया हुआ है ये x की वैल्यू है, यानी कि y ऑफ x इज इक्वल टू y नॉट दिया हो, ये जो है x, ये जो होगा जो y के साथ अंदर ब्रैकेट में दिया तो ये x की वैल्यू होती है, और जो ये y की वैल्यू दी हुई है ये -3 है। तो इस तरह का कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन साथ में अगर इस तरह की कोई वैल्यू दी हो y ऑफ 4 इज इक्वल टू -3 या y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 या y ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, तो इस तरह की जो भी वैल्यूज दी होती हैं ये इनिशियल, फिर ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, ये डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो उसके लिए सबसे पहले वही आप इस सेपरेबल करेंगे। अब आप देखें बड़े आसानी से ये सेपरेबल हो रहे हैं, y को इधर ले जाएं और x को dx को उधर ले जाएं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, तो आपको पता है कि y का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की पावर में एक ऐड हो जाएगा, नीचे 2 आएगा। इसी तरह x का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x²/2 साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं उसके बाद आप ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है, जब हमें कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू बताएगा कि कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब आप ये सारी इक्वेशन, ये सोल्यूशन निकाल लेंगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस y² इज इक्वल टू c²। c² जो है वो क्या किया है कि 2c1, जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2c1 को उसने c² कह दिया, एक नया कांस्टेंट बता दिया है। बेशक आप इसे c2 कह दें, उसने c के ऊपर 2 ले लिया, या इसके साथ c2 कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी अपनी नोटेशन है, जैसे मर्जी दें। This solution of the differential equation represents the family of concentric circles centered at origin। अब आप ये देखें कि ये जो इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू c², ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पे आप c समझ लें कि हमारे पास r है, यानी कि रेडियस है, तो ये हमारे पास x² है प्लस y² इज इक्वल टू c² और ओरिजिन पे सर्कल है। ठीक है, जब अब आप देखें यहाँ पे x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास -3 है। इस इक्वेशन में आप x की जगह -4 पुट करेंगे और x की जगह 4 पुट करेंगे और y की जगह -3 पुट करेंगे, तो आपके पास ये c की वैल्यू आ जाएगी। देखें, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3, सो इस इक्वेशन में आप पुट करें x² प्लस y² में, तो आपके पास c की वैल्यू आएगी और वो आपके पास आ जाएगी 25। Thus the initial value problem determines the circle x² plus y² is equal to 25, यानी कि 25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका रेडियस क्या है, 5। Because of its simplicity we can solve this implicit solution for an इस लाइन को रहने दें, मैंने आपको implicit और explicit solutions का नहीं बताया, इसको आप रहने दें, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस आपका यहीं तक आंसर है कि जो है x² प्लस y² जो है वो 25 है, और ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, और उसका रेडियस क्या है, 5। यहाँ तक क्लियर हुआ है? यस मैम। अगर नहीं समझ आ रही तो आप पूछ लें, मैं दोबारा बता देती हूँ। हाँ जी, सबको समझ आ रही है? मैम थोड़ी सी हाँ रिक्वेस्ट जी, ये थी कि मैम हाँ बोले जी। मैम छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि जो टॉपिक जैसे आज आपने बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट और सेपरेबल इक्वेशन और इनसेपरेबल इक्वेशन जो हैं, मतलब ये जैसे टॉपिक्स के नेम्स हैं, आपने मतलब जो जो टॉपिक्स जी पढ़ा दिए हैं वो नेम्स कम से कम हमें पता हो, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम आपसे समझ सकें, और जो हम मिसाल के तौर पर कुछ पढ़ चुके हैं तो हम अपनी पिछली बुक्स जो हैं उनको फॉलो थोड़ा सा कर सकते हैं। तो मतलब उस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डीप को स्टडी करना चाहे तो वो उसके लिए आसानी होगी। हाँ मतलब अगर बिल्कुल आप ऐसे है। टॉपिक असल में जो मैंने आप, हाँ ठीक है, मुझे समझ आ रही है आपकी बात। मैंने जो पहले टॉपिक्स आपको पढ़ाए वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है, उसमें डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन था, और थोड़ा सा ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन किस तरह निकालने हैं, तो बिल्कुल इनिशियल था। अब थोड़ा सा आपके थोड़ा सा मेथड्स आ रहे हैं, नए मेथड जो आप पहली दफ़ा पढ़ेंगे, आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। अब देख लें, आपने सेपरेबल वेरिएबल्स का टॉपिक पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा, लेकिन इससे पहले जितने भी मैंने आपको जो डिग्री बताई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, या मैंने आपको
इसका जो है वो ऑर्डर बताया है या सॉल्यूशंस बताए हैं या फॉर्मेशन बताई है, वो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। अब आपके बिल्कुल वो टॉपिक शुरू हो रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े, तो इसके लिए मैं आपको पहले से, अब मैं जो आपको कल पढ़ाऊंगी उसका भी मैं आपको पहले बता दूंगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या क्या पढ़ के आएंगे, इसी बुक में से ही आपने फॉलो करें। इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं और आपको थ्योरी भी बताई हुई है। थ्योरी को भी थोड़ा सा पढ़ें और साथ में आप एग्जाम्पल्स भी देखें तो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो जितने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी, ये टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब आगे कल जो पढ़ाना है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। ठीक है, जी मैम। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, मैम जो स्लाइड्स आपने सेंड की थी ना उसकी, हाँ जी बोले। हाँ जी, कौन बोल रहा था? मैं बता रहा था कि जो स्लाइड्स आपने सेंड की थी ना उसमें मैम मैं साथ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि भाई आपने जो स्लाइड सेंड की थी ना उनमें से कुछ जी स्लाइड्स जी। के टॉपिक्स की समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे पहली स्लाइड थी लेक्चर नंबर 1 की, उसके टॉपिक की जो है वो समझ नहीं आई। लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड्स है उसके टॉपिक की समझ नहीं आई। तो एक दो टॉपिक्स हैं जैसे लेक्चर नंबर 5 है उसमें अच्छा ऐसा है, मैं भी आपके सामने वही स्क्रीन खोलती हूँ। लिखा हुआ है ठीक है, सेपरेबल हाँ ओके ओके, मैं आपके सामने वही क्वेश्चन हाँ जो है मैं आप एक मिनट, वो ये आप लेक्चर 1, थोड़ा समझ लेक्चर आपको सामने, चाहिए एक मिनट, लेक्चर 1 खुल गया आपके सामने? ओके, इसमें आपको क्या जी नहीं मैम ओपन समझ हो गया। आई मुझे बताएं। मैम जैसे स्पेसिफिक टॉपिक होता है ना कि भाई आपने मतलब ये चीज पढ़नी है और ये मतलब इस तरीके से कोई ओके, टॉपिक समझने की हम क्या मतलब कौन सी इक्वेशन करना देखिए चाह रहे हैं। ये हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके पास जो पहली स्लाइड, पहला लेक्चर था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसकी डेफिनेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ये उसकी डेफिनेशन पहली दी हुई है। ठीक है, उस पर बताया हुआ एग्जाम्पल्स बताया हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म्स की होती हैं, किस तरह की होती हैं, ये आगे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाएं अगली स्लाइड पे, तो अगली स्लाइड पे ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स 2 हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक भी लिखा हुआ है, टॉपिक की हेडिंग भी दी हुई है, आगे उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स दी हुई है। इसमें आपको क्या नहीं क्लियर हो रहा, जरा मुझे समझा दे ताकि मैं आपको वही बात बताऊं। मैम सर शहबाज ने हमें ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हमने नोट किया हुआ है ये लेक्चर। हम्म। ये लेक्चर हमारा रेडी था, हम वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था और हमने स्लाइड्स मैंने भी एक आपको दफ़ा पढ़ बताया ली थी ना, इसके। हाँ देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो मैंने आपको पिछला जितना भी पढ़ाया वो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो यस इसको मैम। समझने के लिए ज्यादा आपको जरूरत यानी कि नहीं है, आपको आता है, ये मुझे अंदाजा था कि जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको पता होगा, लेकिन रिकॉल इसलिए कर रही थी कि आपको किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पिछला बताना पड़ता है, ताकि टीचर को भी पता चले कि आपको कितना आता है, और मुझे अंदाजा हो गया था कि आपको पता है, क्योंकि जब आपने मुझे सॉल्यूशंस करके भेजे हैं एक्सरसाइजेस के, मुझे अंदाजा हो गया था कि आप इससे थोड़ा सा टच में हैं, इसलिए आपको ये सॉल्यूशंस करने आ गए हैं। ठीक है, यस मैम। तो इसी तरह फिर अगली थी वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियलिकेशन है, ये भी आपको पता थी। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियलिकेशन वो भी आपको पता है, ये डेफिनेशंस है, साथ में आपके पास इसकी एग्जांपल्स भी हैं। तो इसमें फिर इसी तरह आगे एग्जांपल दी हुई है इसमें, जिसमें बताया हुआ है कि कैसे आप ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो यहीं तक थी स्लाइड, और इसमें कोई इतना इशू तो नहीं था कि आपको ये टॉपिक ना समझ आ रहे हो कि टॉपिक क्या है और लिखा क्या हुआ है, आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। हाँ साथ बात कर रहे थे ना पहले, साथ, हाँ जी जी। जी मैम ये पढ़ा हुआ है। मैं भी यही सोच रहा था कि भाई हमने सीखा क्या है इसमें जब पढ़ा हुआ है पहले। मैं ये सोच नहीं रहा था मैं कि आपको शायद वही कोई बता नया रही हूँ टॉपिक, कि चूंकि हम पहले 3 सेमेस्टर जो है ना हाँ, वो हम पढ़े हैं ना, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, उसमें यही चीजें पढ़ते आए हैं। तो मैं ये देख रहा था कि भाई इस 4th सेमेस्टर में कोई नया सब्जेक्ट मतलब तो टॉपिक होगा जो चले हमें ठीक सीखने है, को अब मिले। आपने आपने आज जो पढ़ा है वो नया था, मैम जो भी मैंने आपको सेपरेबल वेरिएबल पढ़ाया है। आज वाला
इंटीग्रेशन बाय पार्ट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से पहले पढ़ी हुई है। और ये हाँ जो हाँ सेपरेबल सेपरेबल इक्वेशन आपने नहीं पढ़ाया, वो तो पहले पढ़ा हुआ है। और सेपरेबल इक्वेशन जो है ये भी हमने इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़े हुए हैं कि इक्वेशन सेपरेबल कौन से होती हैं, सेपरेबल कौन से होती हैं। चलें ठीक है, अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे पास जो कंटेंट्स हैं उसमें ये सारा है, मैं आपको 1 to 1 वैसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे मेरे पास आपके कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो सेपरेबल वेरिएबल्स के बाद अब हम अगला जो टॉपिक है वो एग्जैक्ट इक्वेशंस का पढ़ेंगे। अब आपने एग्जैक्ट इक्वेशंस पढ़ी हुई है पहले? नहीं मैम, ये फर्स्ट टाइम नाम सुन। चले ठीक है, सेपरेबल जो है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस ये आपने कर ली। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज निकाल रही हूँ। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये 47 नंबर पेज है, एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। e⁻2y - y cos x dy/dx = e⁻y sin 2x। और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी दी हुई है, दोनों जीरो है। तो आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने में हेल्प कर देती है। अब इसमें देखिए उसने जो आपके पास थी उसको सेपरेबल किया है, y का फंक्शन डेरिवेटिव वो y के साथ, और साइन का x का फंक्शन इंटीग्रेशन लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आएगा। और फिर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे सोल्यूशन निकालने के बाद y की 0 और x की 0, तो आपके पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपके पास बुक में वो करनी है, और एक्सरसाइज में भी जितनी इस टाइप की क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। जहाँ पे ये पीस वाइज टाइप के आ रहे हैं ये आपने नहीं करने, ये आपका टॉपिक नहीं है। इसी तरह ये आप एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, इसमें dy/dx = e⁻−x² और y(t) = 5, y(3) = 5 दिए। ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है। इसको भी सेपरेबल वाले मेथड से, सेपरेबल वेरिएबल वाले मेथड से कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है उसने, कि dy = e⁻x² dx, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि उसने उसको यूजिंग t एज डमी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट अब dy/dt और e⁻−t² dt। ये क्लियर हो रहा है कैसे किया है? जी मैम। ये और ये भी आपको समझ आ रही है कि ये जो इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स ली हुई है 3 to x, ये भी समझ आ रही है या नहीं? नो मैम। अच्छा, ये नहीं आपको क्लियर हो रहा। असल में यहाँ पे क्या किया है, डमी वेरिएबल यूज किया है, t की जगह, x की जगह t यूज किया है, ठीक है। तो अब उस t को तो ले लिया, लेकिन t को जब आप इंटीग्रेशन के जरिए सॉल्व करेंगे तो हमें असल में लाना क्या है, x का फंक्शन ही लाना है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3, तो हम वो जो लिमिट्स लेंगे 3 to x लेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट दी आएगी और अपर लिमिट x आएगी। तो जब इसको आप सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंड में आएगा y = y(3 + 3 to x e⁻−t² dt। और इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे y(3) की जगह 5, क्योंकि y(3) की वैल्यू क्या दी हुई है 5, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और e⁻−t² dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, कभी पढ़ा है कहीं पे? क्लास? नो मैम, ये समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया इसमें? मैम वैल्यूज इसकी किस तरह लिमिट पढ़ते हैं मैम? 3 और x। क्या चीज? हमने अच्छा चलें, आप इसको इसी एग्जांपल में जो ये मेथड किया हुआ है इसको छोड़ें, आप इसको सिंपल उसी तरीके से करें जो आपने किया हुआ है।
जी ऑफ एक्स आपको ये आपको दिया हुआ है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx is equal to e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सेपरेबल वेरिएबल के जरिए करें, ये वाला मेथड रहने दें जो आपके पास इस बुक में सॉल्व किया हुआ है, इसको उसी तरीके से सॉल्व करें। और ये जो इसका इंटीग्रेशन है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी ये आपने मुझे बतानी है, और ये आपकी असाइनमेंट भी है। ओके मैम। मैम कब तक जमा करानी है? हाँ कल दे दें, परसों दे दें, लेकिन सबने जमा करानी है। दूसरा ये कि ये जो बुक में जो मेथड दिया है इसको रहने दें, आप उसको उसी तरीके से करें जिस जो पहली एग्जांपल्स आपने की हुई हैं। अगर आपको नहीं ओके क्लियर और मैम। इसको रहने दें हाँ। और इसकी मैं एक्सरसाइज देख रही हूँ कि एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको फिर दे दूँ, वो आप करें। मैम इसमें सेपरेबल वेरिएबल देखें तो हमारे पास y तो है नहीं, तो हम इसको सेपरेट तो कर नहीं सकते। नहीं तो आपको जो पहली एग्जांपल की थी जिसमें dy ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ x की फॉर्म में दिया हुआ था, तब भी तो हमने उसको सॉल्व किया था। जैसे एग्जांपल था dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस e पावर 2x, इसमें हमारे पास y था। नहीं ठीक है मैम, आगे समझ फर्स्ट एग्जांपल नहीं की तरह होगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है। बस इसमें आपने ये देखना है कि e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का जो आप इंटीग्रेशन लेंगे वो कैसे लेना है। ओके आप तो मैम। कह रहे हैं ना कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी हुई है, तो अच्छी बात है, मुझे आपको नहीं करवाना पड़ेगा, आप खुद ही करें। अब आप देखें ये एक्सरसाइज पे आगे जाएं। एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें आप देख लें कि ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे सेपरेबल वेरिएबल के जरिए आपने कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, ये 1 से लेकर 22 तक प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने करने हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम 1 से 22 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस हैं, ये आपने सारे करने हैं। और मुझे आपने ये भी समझे आपकी एक किस्म की क्विज है, असाइनमेंट्स हैं, जो मर्जी समझे, मिड है, ये सारा ये आपको मैं एक्सरसाइजेज दे रही हूँ, उसमें यही है कि आप सॉल्व करें। जिनसे नहीं जो नहीं सॉल्व हो रही वो मैं आपको बता देती हूँ, तो समझिए ये आपके क्विज ही हैं जिनके मार्क्स लगेंगे। खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लगेंगे, जो पूछेगा उसको फिर मार्क्स उसी हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि ये मैडम क्विज और असाइनमेंट्स कैसे करेंगे, तो यही वही है, समझे असाइनमेंट्स ही हैं, ये मिड ही है ठीक है आपके। मैम। मैम ये ठीक है, 25 तो इसमें 25 परेशान 30 क्वेश्चन हाँ। लगे। तो क्या है 25-25 देखें ना, आप ऐसे करें, ग्रुप बना लें, एक ग्रुप 5 कर ले, दूसरा ग्रुप 5 कर ले, तीसरा ग्रुप या 4 ग्रुप बना ले। क्लास के आपके 32-35 स्टूडेंट्स तो हैं, 7 ग्रुप्स बना ले, आराम से आप 5-5 क्वेश्चन करें, एक दूसरे से शेयर कर लें। इसका सॉल्यूशंस भी आपके पास सबके आ जाएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी तो मैंने आपको आगे चलिए नहीं ठीक। दिए, आगे भी हैं काफी सारे, आगे वाले भी दे दूं? मैम हर लेक्चर में 30 ये क्वेश्चन की असाइनमेंट जो बना के हम मैम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, ये तो प्रैक्टिस करें, काफी। घर में ही बैठे हैं और क्या करना है, कहीं आना जाना तो आप लोगों ने है नहीं, घर में ही बैठना है, घर बैठ के प्रैक्टिस करें बस। मैम मैम घर जी बोले। असाइनमेंट का मैम ये असाइनमेंट समझ लें, क्विज समझ लें, मीट समझ लें, जो मर्जी समझ लें। और मेरे पास आज 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं यही समझूंगी कि मेरे पास सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही हैं क्लास में। ठीक है ना, तो ये जो इनके नाम हैं मैं इनका वो ले लेती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये बच्चे आज प्रेजेंट थे। 20 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैम वो 21 हो गए अब। अटेंडेंस लगा अटेंडेंस लगाने अटेंडेंस मैं नहीं लगा रही, मुझे पता है, मेरे नाम आ रहे हैं मेरे पास, तो इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के से मैं के अटेंडेंस लूँ। एक तो अहमद अली है, अहमद अली, हाँ जी, सुन ही नहीं रहे बात। अहमद अली, हाँ अब अटेंडेंस होने लगी तो बाकी स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं। अहमद हसन अब आए हैं। हाँ मैम मैं शुरू का हूँ लेक्चर में। अच्छा अच्छा, अहमद अली है, अहमद हसन है, अनस जैद कौन है? अनस, ये भी सिर्फ
बताया हुआ है कि मैं ज्वाइन हूँ, है कहाँ ये नहीं पता। ये अटेंडेंस आप कह रहे हैं इस तरह लूँ? असद खुर्शीद, यस मैम। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही अब? हाँ मैम आ रही है आवाज? असद खुर्शीद। यस मैम। ओके असद खुर्शीद, आप अपना अपना रोल नंबर बताएं। 48 मैम। 48, एक मिनट। उसके बाद आसिम जावेद। आसिम जी मैम। जावेद, हाँ जी, यस रोल मैम। नंबर 27। 27। हाफिज साद, इंजीनियर हाफिज साद। मैम 28। अच्छा 28। और फहद रियाज 31। 31। मोहम्मद बिलाल। यस मैम 13 यस रोल मैम। नंबर। दो है मोहम्मद बिलाल ऐसे ही? यस जी मैम। मैम। हाँ जी, एक का क्या रोल नंबर है? मैम 13 और 41, मेरा 13 है और एक का 41 है। 41, ठीक है, ओके। मैम मोहम्मद 13 भी है। गुलफाम। ओके, मोहम्मद यस मैम। गुलफाम, रोल नंबर 22। 22, ओके। और उसके बाद तैयब है, मोहम्मद तैयब। हाँ जी, रोल नंबर। यस मैम, रोल नंबर 12। ओके 12। नोमान अली। यस मैम। हाँ जी, रोल नंबर बोले। 26। ओके 26। 26। उसके बाद ओके, रईस मोहम्मद नवीद। यस मैम 15। 15। उसके बाद रहील आबिद। यस मैम। 36। 33, ओके। 36 मैम। ओके 36, यस। ठीक है। तहसीन अहमद। यस मैम 9 रोल नंबर। 9, रोल नंबर 9। जिशान नदीम। जिशान नदीम, बस ये बस इनकी तस्वीर आ रही है, इनकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं इनके अटेंडेंस नहीं लगा रही। मैम मैम मेरी भी अटेंडेंस लगा दो। हाँ जी, कौन है ये? अहमद हसन। रोल पहले नंबर कहाँ 2 थे? शुरू का क्लास। ये अहमद है आप? अहमद, आपका रोल नंबर 2 है? जी। अच्छा चले। मैम रोल अस्सलाम वालेकुम मैम। मुबासित। 49। जिशान नदीम। 51 मैम। ये जिशान नदीम आप असम। जिशान नदीम आप अपना, वालेकुम अस्सलाम, अपना बाइक बंद कर दे जिशान। मैम मुबासित रोल नहीं, नंबर 25। रोल नंबर 51। मुबासित का, मुबासित नो में मैम आपका रोल, 25। मुबासित नेम 25 मैम ऐसे ही रोल है? नंबर 51। किसका? मैम रोल नंबर जिशान 51। जिशान आप अपना बंद करें माइक। जिशान आप निशान अपना माइक बंद 51 करें। है। मैम रोल नंबर 51। किसका? हेलो हेलो, मैम 51। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मोहम्मद मुबासित नईम 25 रोल नंबर। ओके 25 हो गया मुबासित का, ओके। मैम रोल नंबर 17 दानियाल अहमद। 17 दानियाल अहमद। 49 मैम।
49 कौन है? मोहम्मदीन। कौन? मोहम्मदीन मैम। मैम अच्छा, रोल मैम। नंबर 20। रोल नंबर 20 मैम। हाँ जी बोले 20। अहमद कौन अली है? मैम। नाम बोले। अहमद 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 अली। अली। ओके मैम ओके। हाँ जी। मैम जिशान बात कर रहा हूँ। मैम हाँ जी इंटरनेट का जिशान पहले था। अच्छा मैम इंटरनेट का इशू था इंटरनेट क्या? का इशू था, इसकी वजह से। अच्छा चले रोल नंबर बोले। 51। 51 ओके। और मैम किसी की रह 49 गई है? 49 किसका है? मेरा मोहम्मदीन। आपकी हो गई है, 53 आपकी हो गई है मोहम्मद बेटा। इस्माइल। 53 मोहम्मद 53 इस्माइल। किसकी? मोहम्मद इस्माइल ओके। 53 और ओके हो गया। सबकी हो 53 गई है अब? मोहम्मद इस्माइल। हो गया। हाँ जी हो गया आप लोग सब लोगों की। अच्छा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं और कल हम एग्जैक्ट इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? इसी बुक में आपके पास टॉपिक होगा, वो पढ़ के आइएगा आप, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी बोले। मैम मैम जो आपने क्वेश्चन दिए जी उसमें जो कॉस क्यूब है वो तो हमने किए नहीं एग्जाम्पल वगैरह क्या उसके। क्या हुआ? जो बुक में क्या क्वेश्चन दिए हुए? जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज दी है ना आपने 2.2 22 क्वेश्चन करने हैं उसके, उसमें कुछ हाँ क्वेश्चन ऐसे हाँ जिसमें कॉस की पावर क्यूब में आ रही है, वो कैसे सॉल्व करने हैं हमने? कॉस की पावर क्यूब में आ रही है, तो यही तो आपने इंटीग्रेशन की टेक्निक्स देखनी है ना, आप देखें कैसे करनी है। ये आपको क्या बताया गया? मैंने आपको पहले क्या कहा है कि सेपरेशन वेरिएबल में आपने देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन की टेक्निक्स क्या हैं। ये कैलकुलस की बुक उठाएं, कैलकुलस का कोर्स उठाएं, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है? मैम आप कह रही थी कि डिवाइड कर। मैम हाँ हाँ मैम आप कह रही थी बोले। डिवाइड कर लें, हमारे 48 स्टूडेंट्स हैं और 22 क्वेश्चंस हैं। तो मतलब अगर हम हाँ मतलब हाँ 12 बच्चे 5 क्वेश्चन करें तो हो जाएंगे सेट, अगर आप कर दें इसको। हाँ तो ये देखें, ये सीआर जो है, सीआर कौन है? बिलाल। यस मैम। हाँ बिलाल आप ऐसा करें, ग्रुप बना लें रोल नंबर वाइज, पहले 10 ठीक है मैम। बच्चों का, फिर 10। हाँ तकरीबन 5 ग्रुप्स बन जाएंगे, हर ग्रुप को आप 4 क्वेश्चंस दे दें तरतीब से ही। तो ग्रुप में चलें ग्रुप ठीक है वाइज मैम। आप, हाँ ग्रुप वाइज आप यानी कि मुझे टोटल 5 असाइनमेंट्स आएंगी और हर असाइनमेंट में जैसे आपने एक ग्रुप की असाइनमेंट भेजी है तो उस ग्रुप में उस ग्रुप के सब बच्चों के नाम और रोल नंबर, और असाइनमेंट मेरे पास सिर्फ एक ही आएगी। तो आप सबने मिल के ठीक है क्वेश्चंस करने मैम। हैं, ठीक है? एक ग्रुप के पास 5 क्वेश्चन, दूसरे ग्रुप के पास 5, इसी तरह या 4 करके डिवाइड कर दें या 3 करके, टोटल 5 या 4 ग्रुप बना लें। और चलें ये फिर ठीक आप है मुझे मैम। ईमेल कर, हाँ ये मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है? चलें मैम एक ठीक है क्वेश्चन। मैम। हाँ जी मैम बोले। असाइनमेंट तो बस। जी जी मैम हमारे फाइनल में यही कुछ है जो बोले। जो कुछ आ रहे हैं अभी। देखें जो कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही आपके पेपर में आएगा, यही आपके असाइनमेंट्स होंगे, यही क्विज होंगे। मैं ओके। अलहदा से कुछ नहीं देने लगी, जो पढ़ाऊंगी वही आएगा, अलहदा से कुछ नहीं आ रहा, ओके मैम। ठीक है? हाँ जी बिलाल आप क्या बात कर रहे थे? मैं कह रहा था जो आपको असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो सिर्फ ग्रुप वाइज 5 असाइनमेंट्स देनी है, पूरी क्लास में तो नहीं देनी? हाँ जी ग्रुप, नहीं पूरी क्लास में ग्रुप वाइज दें, और जो आप असाइनमेंट एक जमा कराएंगे, जैसे फर्ज करें 1 ग्रुप की आप करवा रहे हैं तो उसमें ग्रुप में सब बच्चों के उसके नाम लिखे हुए कि इस ग्रुप में ये बच्चे शामिल हैं। चलें समझ आ ठीक रही है है ना मैम। बात की? मैम जी जी। जी। मैम बात सुनिए। मैम जो हम्म ग्रुप वाइज बना लेंगे ना जब सब, वो आपको तो शेयर कर देंगे, वो हम्म, क्लास के ना ग्रुप में भी शेयर कर दें, उससे फायदा ये होगा कि बाकी बच्चे जो बाकी हाँ क्वेश्चंस हैं उनको भी देख। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिलाल के ही जिम्मे है कि वो किस यानी कि क्लास में भी शेयर करेगा और मुझे भी शेयर करेगा, ठीक है ना बिलाल? मैम एग्जाम्पल नंबर जी 5 का ओके आपने मैम, कहा मैं था, कर दूंगा। तो इसमें मतलब हर असाइनमेंट में इंक्लूड करना है या क्या चीज इंक्लूड करनी है असाइनमेंट में? बोल।
एग्जाम्पल नंबर 5 आपने हमें बताई थी कि इसको आपने सॉल्व करके आना है, इसको आप असाइनमेंट समझ लें। हाँ बिल्कुल, मैं ये ये कह सबके रहा हूँ लिए ये हर कॉमन। हाँ ग्रुप ऐड करे या ना करे। हाँ जी बिल्कुल, ये हर ग्रुप के लिए असाइनमेंट है, यानी कि ये हर, हाँ ये कॉमन क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन होगा, बाकी सबके अलग होंगे, ठीक है। मैम ये जो कॉमन क्वेश्चन दिया ये सबने इंडिविजुअल सॉल्व करना है या बस ये भी ग्रुप वाइज ही कर दें? ये हाँ ग्रुप वाइज 4 ग्रुप या 5 ग्रुप बना लें, उसके हिसाब से फिर वो ग्रुप वाइज ही होगा ये। चलें ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, अब ये आज की क्लास खत्म, कल से दोबारा 9 बजे हम ये स्टार्ट करेंगे, ओके। और कल एग्जैक्ट इक्वेशंस हम लोगों ने करनी है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।